नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशियोलॉजी बाय लक्ष्मी पटेल में। आज इस चैनल के माध्यम से आज प्रथम वीडियो है। इस प्रथम वीडियो में बीए प्रथम सेमेस्टर के प्रथम यूनिट के प्रथम चैप्टर समाजशास्त्र के इतिहास, समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति का श्रेय अगस्त काम्टे जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने समाजशास्त्र विषय की रचना की। इसीलिए उनको समाजशास्त्र के जनक या समाजशास्त्र के पिता मानते हैं। उन्होंने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी के नाम से माना, जिसको समाज का विज्ञान भी उन्होंने कहा। इसीलिए अगस्त काम्टे जी ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा। लेकिन बहुत सारे विद्वानों का मत था कि हम समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान नहीं कर सकते, उसको विज्ञान का विषय का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि समाज का अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई उचित लैब उपलब्ध नहीं है और बंद कमरे में हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते। समाज का अध्ययन करने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विभिन्न लोगों के बीच में हमको जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे विद्वानों को मत है कि हम समाज को विज्ञान न कहकर उसको अलग से कुछ और दूसरा नाम दें। बहुत से विद्वानों ने अपना अपना राय रखा, बहुत से विद्वानों ने अपना अपना पक्ष रखा। उसके पश्चात अगस्त काम्टे जी ने समाज के विज्ञान का नाम को बदलकर 1838 ईस्वी में उन्होंने विज्ञान को बदलकर समाजशास्त्र का नाम रखा। उसके पश्चात एक विद्वान हुए जे स्मिथ, उन्होंने सोशियोलॉजी को अवैध कहा। अवैध इसलिए कहा क्योंकि सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है और ये दोनों शब्द अलग अलग देशों से लिया गया है, इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र को अवैध कहा। और उन्होंने इथोलॉजी का प्रस्ताव रखा। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव समूह का अध्ययन, मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को भी नहीं माना गया। उसके बाद एक और विद्वान हुए हर्बर्ट स्पेंसर जी। उन्होंने ना तो इथोलॉजी के प्रस्ताव को माना, ना ही विज्ञान को माना। उन्होंने जो अगस्त काम्टे जी ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए सोशियोलॉजी को ही उचित माना। और हर्बर्ट स्पेंसर जी ने अपनी एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। पहली जो समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक थी, हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार हमारे समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुआ, समाज का विकास। नहीं कि हमारे ये तो हम अन्य देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हमारे भारत में समाजशास्त्र विषय को कब लाया गया, कब इसकी शुरुआत हुई? तो सर्वप्रथम भारत में समाजशास्त्र बंबई विश्वविद्यालय में 1914 ईस्वी में, ठीक है, 1914 ईस्वी में अर्थशास्त्र विषय के साथ पढ़ाया गया। हमारे समाजशास्त्र के कोई पृथक विभाग नहीं था, उसको अर्थशास्त्र विषय के साथ सम्मिलित करके पढ़ाया गया, ठीक है। उसके पश्चात सन 1919 में एक विद्वान है पैट्रिक गिट्स, उनकी अध्यक्षता में हमारे समाजशास्त्र विषय को अर्थशास्त्र से अलग किया गया और हमारे समाजशास्त्र के लिए एक पृथक विभाग बनाया गया। तब से लेकर आज तक हमारे समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में, पृथक विभाग के रूप में मान्यता प्रदान की गई और आज तक उसका पालन किया जा रहा है। सन 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय की शुरुआत हुई। उसके बाद सन 1928 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र चालू किया गया। उसके पश्चात सन 1939 में पूना विश्वविद्यालय में भी चालू किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती इरावती कर्वे जी ने किया। इस प्रकार हमारे समाजशास्त्र का पुराना इतिहास, आधुनिक इतिहास भी कहते हैं, और हमारे भारत में इस स्तर में इस विश्वविद्यालय में चालू किए गए। इस प्रकार हमारे समाजशास्त्र का इतिहास है। समाजशास्त्र के विकास और इतिहास के पश्चात आइए हम समाजशास्त्र के अर्थ की चर्चा कर लेते हैं। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जिसमें सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशियस और दूसरा है लोगस। सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। अर्थ
जिसमें सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। अर्थात समाज की विभिन्न क्रियाओं का, समाज की मानवीय क्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित संपूर्ण व्याख्या समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत दिया है कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र से हम क्या समझते हैं, समाजशास्त्र विषय किस प्रकार हमारे लिए काम आता है। तो उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई, कुछ परिभाषा को मैं आपके सामने रखा हूं, जिसमें पहला है मैक्स वेबर के अनुसार। आपको मैं पहले ही क्लास में बताया था कि जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो इसी क्रम में लिखना है। आपको प्रस्तावना में जब हम समाज की उत्पत्ति के बारे में पढ़े, उसके विकास के बारे में पढ़े, तो उन सब चीज को प्रस्तावना में ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये समाजशास्त्र के बारे में जितना भी आपको पता है, उसका इतिहास, उसका विकास आप प्रस्तावना में लिखना। उसके पश्चात आपका समाजशास्त्र का अर्थ है, तो समाजशास्त्र का अर्थ आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके पश्चात है समाजशास्त्र की परिभाषाएं। ऐसे आप हेडिंग देंगे, तीसरा पॉइंट आपको बताया था, समाजशास्त्र की परिभाषाएं लिखेंगे। उसके पश्चात पहला नंबर देंगे राइटर का नाम मैक्स वेबर के अनुसार, अंडरलाइन देंगे। उसके बाद परिभाषा को आप नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको इन्वर्टेड कोमा क्या बंद करेंगे। इससे क्या है, परिभाषा और आपका कॉपी थोड़ा सुंदर लगता है, सुंदर दिखता है, जिसे चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। चलिए ये देखते हैं मैक्स वेबर जी के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज की विभिन्न क्रियाओं का, समाज की विभिन्न घटनाओं का, समाज की विभिन्न समस्याओं का संबंधित है, उन सभी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसको अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। विज्ञान इसीलिए है क्योंकि हम इसको क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, सुचारू रूप से अध्ययन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते हैं और वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसको समाज का विज्ञान कहा गया है। दूसरा है जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। समाजशास्त्र एक व्यक्ति समाज, परिवार में और समाज में किस प्रकार अपने संबंधों को, अपनी क्रियाओं को करता है एवं परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और परिवार और समाज के बीच में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, इन सब चीज को हम समाजशास्त्र के अंतर्गत जानेंगे। ठीक है, वो अपनी क्रियाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करता है, अपनी मूल्यों, सामाजिक मूल्यों को किस प्रकार हस्तांतरण करता है, इन सब चीज के बारे में हम समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा है वार्ड के अनुसार। वार्ड क्या बोल रहा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज के विज्ञान इसीलिए है समाजशास्त्र क्योंकि हम समाज की विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित वर्णन करते हैं, और व्यवस्थित वर्णन के अंतर्गत हम उसमें उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय में व्यवस्थित अध्ययन करना, सुव्यवस्थित अध्ययन करना, सुचारू रूप से अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना, है ना, जिसका हम भविष्यवाणी कर सकें, तो ये विज्ञान कहलाता है। और समाजशास्त्र का हम अध्ययन इसी प्रकार से करते हैं, इसीलिए समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है। उसके बाद गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या है। समाजशास्त्र में हम समाज के विभिन्न पहलुओं का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मानवीय, व्यक्तिगत, समूह, सामुदायिक, संस्था, सभी क्षेत्रों का हम सुव्यवस्थित ढंग से के अंतर्गत हम करते हैं, इसीलिए समाजशास्त्र को व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या कहा है समाज का। ठीक है, इस प्रकार समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषाएं है। अब आगे की क्लास में हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र के प्रथम यूनिट के प्रथम चैप्टर के अध्ययन की इस कड़ी में हमने समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का और समाजशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र के बहुत सारे विद्वानों का मत है,
उसको विभिन्न परिभाषा के माध्यम से हमको परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं से संबंधित उन्होंने हमारे समाज शास्त्र को दो संप्रदायों में विभाजित किया, दो संप्रदायों में बांट दिया, जिसमें पहला संप्रदाय है स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसी को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी कहते हैं, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। आइए हम इन दोनों संप्रदाय के बारे में समझते हैं कि दोनों संप्रदाय है क्या। तो पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के मानने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने समाज शास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया, अर्थात समाज की आंतरिक क्रियाओं का, समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन इस संप्रदाय के जो विद्वान हैं उन्होंने इस पर बल दिया। इस संप्रदाय के जो विद्वान हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं, मैक्स वेबर हैं, विरकांड जी हैं, ऐसे विद्वानों ने इस संप्रदाय को महत्व दिया। उसके बाद है समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो विद्वान हैं, इस संप्रदाय को मानने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने समाज शास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में अध्ययन न करके एक सामान्य विज्ञान के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया, क्योंकि उनका कहना है कि समाज शास्त्र सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं है, समाज शास्त्र समाज की संपूर्णता का अध्ययन है। इसलिए उन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय पर बल दिया। इस संप्रदाय के जो मानने वाले विद्वान हैं उसमें अगस्त काम्टे जी हैं, वार्ड हैं, मैकाइवर पेज हैं, किडिंग्स हैं, आदि विद्वान हैं जिन्होंने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने पर बल दिया। ठीक है, दोनों संप्रदायों के अंतर्गत दोनों संप्रदाय के मानने वाले जो विद्वान थे उन्होंने हमारे विषय वस्तु को भी कई भागों में विभाजित किया, जिसमें समन्वयात्मक संप्रदाय के भी विषय वस्तु है और समन्वयात्मक संप्रदाय की भी विषय वस्तु है। तो आइए हम विषय वस्तुओं को भी डिटेल से चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है समाज शास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत पहला जो है सामाजिक स्वरूप शास्त्र। सामाजिक स्वरूप शास्त्र का अर्थ होता है जिस प्रकार हमारा व्यक्तिक स्वरूप क्या है, हमारा व्यक्तिक स्वरूप हमारा बाहरी आवरण है, हमारा बाहरी दिखावा है, हमारे बाहरी अंग है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक स्वरूप शास्त्र का मतलब होता है समाज की भौगोलिक दशाएं, सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय वितरण और जनसंख्या के गुण, ये हमारे समाज के सामाजिक स्वरूप शास्त्र है। इसका अध्ययन हम समाज शास्त्र में आगे की कक्षाओं में करेंगे। इसके बाद दूसरा जो है सामाजिक शरीर शास्त्र। स्वरूप शास्त्र मतलब बाहरी आवरण और शरीर शास्त्र का मतलब होता है आंतरिक तंत्र, मतलब हमारा शरीर के संचालन के लिए जो भी हमारे स्नायु तंत्र है, रक्त संचरण तंत्र है, उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए ये आंतरिक तंत्र है ना। उसमें कानून व्यवस्था है, धर्म है, भाषा है, परिवार है तथा नैतिकता है। ये हमारे समाज को आंतरिक रूप से मजबूत करने में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे उत्तरदायी हैं। तो हम इन सब चीज का भी अध्ययन समाज शास्त्र विषय में करेंगे। अगला है सामान्य समाज शास्त्र। सामान्य समाज शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन की निरंतरता और स्थिरता का अध्ययन करेंगे, अर्थात एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज में अपना कैसा योगदान देता है, अपने विकास के लिए किस प्रकार वो तत्पर रहता है, किस प्रकार गतिशील रहता है, इसकी उस व्यक्ति की निरंतरता और स्थिरता का अध्ययन हम समाज शास्त्र विषय के अंतर्गत करेंगे। अगला है सामाजिक प्रक्रियाएं। जिस प्रकार एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपना एफर्ट लगाता है, अपनी प्रक्रियाएं लगाता है, ठीक उसी प्रकार समाज भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, समाज की गतिशीलता के लिए सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो सभी चीजें आएंगी जिससे हमारे समाज का विकास होता है। इसमें है हमारी सहयोग की भावना, संघर्ष की भावना होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, सात्विकरण मतलब किसी भी चीज को आत्मसात करने की भावना होनी चाहिए, उसको ग्रहण करने की भावना होनी चाहिए, फिर समायोजन एडजस्टमेंट की भावना होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना होनी चाहिए और प्रभुत्व की का भावना होना चाहिए, ताकि हम अपने लिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। जब तक ये सारी भावनाएं, इस सारी प्रक्रियाएं हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हमारा विकास और समाज का विकास नहीं हो सकता। तो इन सारे तथ्यों के बारे में हम समाज शास्त्र विषय में अध्ययन करेंगे। अगला है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में क्या है, हमारे पास नियंत्रण के दो प्रकार है। एक है औपचारिक नियंत्रण और दूसरा है अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण का अर्थ होता है जो लिखित रूप में है, जैसे हमारी कानूनी व्यवस्था है या न्यायालयीन व्यवस्था है, मतलब हम कौन सा अपराध करेंगे
उसके दंड क्या है, ये लिखित रूप में, ये औपचारिक नियंत्रण के साधन है। अनौपचारिक नियंत्रण का मतलब होता है जो लिखित रूप में नहीं है, जैसे हमारी जन रीतियां हैं, हमारे लोकाचार है, या हमारे सामाजिक नियम है, पारिवारिक नियम है, या हम मानववाद पर विश्वास करते हैं, हम भगवान मतलब एक ईश्वरवाद पर विश्वास करते हैं कि हम जो भी कृत्य करेंगे, गलत काम करेंगे, उसका परिणाम हमको भगवान देगा। तो ये हमारे अनौपचारिक नियंत्रण के साधन है। तो इन सारे नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के बारे में हम समाजशास्त्र में पढ़ेंगे, जिसमें है धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, नैतिकता है, कानून व्यवस्था है, जन रीतियां है तथा जनमत है। इन सब चीज के बारे में अलग अलग हम चैप्टर वाइज इन सामाजिक नियंत्रण को हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सामाजिक व्याधिकी। व्याधिकी का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करने वाला, जैसे शारीरिक व्याधिकी। हमारे शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक कौन है? हमारे मान ली हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, हमें विकलांगता है, किसी प्रकार का रोग है, तो हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, हमारा शरीर का विकास वहीं रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार सामाजिक व्याधिकी का मतलब होता है कि समाज के विकास में जो बाधा उत्पन्न करते हैं वो सारी चीजें सामाजिक व्याधिकी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपराध है ना, निर्धनता है, बेकारी है, आत्महत्या है, भ्रष्टाचार है, सामुदायिक विघटन है, पारिवारिक विघटन है, ये सभी समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक हैं। तो इन कारकों के बारे में भी हम समाजशास्त्र में अध्ययन करेंगे। अगला है मानवीय क्रियाएं। एक व्यक्ति है, उसके सामाजिक और मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, हम समाजशास्त्र में आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अगला है सामाजिक संगठन। ये सामाजिक संगठन हमारे व्यक्तिगत रूप में या पारिवारिक रूप में या सामाजिक रूप में किस प्रकार हमारा हेल्प करते हैं। जैसे परिवार है, प्रजाति समूह है, जातिगत संगठन है, सामाजिक समूह है। इन संगठनों से हमारा और हमारे समाज का या हमारे देश का विकास कैसे होता है, इनकी आवश्यकताएं क्यों हैं, इनके महत्व क्या है, इनकी सीमाएं क्या है, इनके दोष क्या है, इन सब का अध्ययन हम समाजशास्त्र विषय में करेंगे। अगला है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत में हम सामाजिक परिवर्तन क्या है, एक व्यक्ति के विकास में, एक परिवार के विकास में, और समाज के विकास में जो सामाजिक परिवर्तन के जो कारक है वो हमारे जीवन में हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन भी हम सामाजिक परिवर्तन के चैप्टर में हम करेंगे। ठीक है, जिसमें आर्थिक परिवर्तन, एक व्यक्ति में आर्थिक परिवर्तन कैसे होता है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, जैविकी परिवर्तन तथा राजनीतिक परिवर्तन, ये सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। इनका अध्ययन भी हम समाजशास्त्र में करेंगे। अगला है सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये जो संस्थाएं हैं ये हमारे विकास में किस प्रकार हमारा सहायता करते हैं, इनकी आवश्यकताएं क्यों हैं, इनकी महत्व क्या है, इनके गुण दोष क्या है, हमारे समाज में इन संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, इन सब का अध्ययन भी हम समाजशास्त्र विषय में करेंगे। उसके बाद है सामाजिक संहिताएं। अगला है हमारा सामाजिक संहिताएं। इससे पहले आपको मैं सामाजिक नियंत्रण बताया, तो सामाजिक नियंत्रण में दो प्रकार के नियंत्रण के साथ है, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। लेकिन सामाजिक संहिताएं के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हम औपचारिक नियंत्रण ये लिखित नियम पर ही आधारित होता है, जिसमें लिखित रूप में है कि हमको कौन से अपराध की क्या दंड मिलेंगे, है ना। तो ये पहले से निर्धारित लिखित रूप में है, उसके अलावा हमको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता, जैसा अपराध है वैसा ही दंड दिया जाता है। तो इन संहिताओं के बारे में भी पुलिस प्रशासन, न्यायालयीन प्रशासन, संविधान, इन सब चीज का अध्ययन हम समाजशास्त्र विषय में करेंगे। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको प्रथम यूनिट का प्रथम चैप्टर समाजशास्त्र की उत्पत्ति, अर्थ, परिभाषा, विषय व अध्ययन क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कक्षाओं में हम समाजशास्त्र के महत्व, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक और मानवीय प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा प्रथम वीडियो है, प्रथम कक्षा है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो कक्षाएं हैं वो आपको नियमित रूप से मिल जाए, नियमित कक्षाएं मिल जाए, ताकि आपको कोई भी चैप्टर ना छूटे। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।